Welcome to the podcast that shapes future leaders. Tune in for in-depth analysis of polity, history, and governance. नमस्कार। आज हम दो ऐसे संपादकीय विषयों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जो सिविल सेवा परीक्षा के नज़रिए से देखें तो काफ़ी अहमियत रखते हैं। जी। पहला है चुनावी नामांकन प्रक्रिया, इसमें क्या कमियां हैं, क्या सुधार हो सकते हैं। और दूसरा हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जिसके 150 साल पूरे हुए हैं, तो इसका इतिहास, इसका महत्व, ये सब समझेंगे। बिल्कुल। मकसद यही है कि इन दोनों विषयों के जो सबसे ज़रूरी पहलू हैं उन्हें आसान भाषा में समझें। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। जी बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं चुनावी नामांकन प्रक्रिया से। देखिए, चुनाव लड़ने के लिए ये पहला कदम है, नामांकन भरना। उम्मीदवार अपनी संपत्ति, देनदारी, कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो वो सब जानकारी देता है। हाँ, ये जानकारी रिटर्निंग ऑफिसर यानी आरओ के पास जाती है। हाँ। पर ये प्रक्रिया ना उतनी सीधी है नहीं जितनी लगती है। अभी हाल की एक घटना है, एक युवा महिला बता रही थी कि म्युनिसिपल चुनाव में उसके पिता का नामांकन रद्द हो गया। अच्छा। और जब उसने कलेक्टर, जो रिटर्निंग ऑफिसर भी थी, हाँ। उनसे पूछा कि भाई बिना सुनवाई के ऐसा क्यों हुआ, तो उनके पास कोई साफ जवाब नहीं था। ये गंभीर बात है। ये दिखाता है कि मुद्दा कितना संवेदनशील है। हाँ। और सीधा लोकतंत्र में भागीदारी से जुड़ा है। और हाँ, यूपीएससी के लिहाज से देखें तो ये जीएस पेपर 2 में शासन व्यवस्था, राजनीति, उसके तहत आता है। बिल्कुल सही। इस पूरी प्रक्रिया का जो आधार है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। खासकर इसका सेक्शन 36(2 ये रिटर्निंग ऑफिसर को काफी ज्यादा शक्ति देता है। अच्छा, किस तरह की शक्ति? ये कहता है कि आरओ एक छोटी सी जांच, जिसे समरी इंक्वायरी कहते हैं, वो करके नामांकन रद्द कर सकता है अगर उसे लगे कि फॉर्म में कोई सब्सटैंशियल कैरेक्टर की, मतलब कोई गंभीर किस्म की कमी है। सब्सटैंशियल कैरेक्टर, यहीं से शायद समस्या शुरू होती है। ये शब्द अपने आप में काफी अस्पष्ट सा लगता है। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, समस्या की जड़ यही है। कानून ये साफ नहीं बताता कि सब्सटैंशियल कैरेक्टर का डिफेक्ट आखिर होता क्या है। कोई परिभाषा नहीं, कोई गाइडलाइन नहीं। तो ये पूरी तरह आरओ के विवेक पर, उसके मन पर निर्भर हो जाता है। अब सोचिए, एक आरओ महेश है, मान लीजिए थोड़े नरम मिजाज के। हाँ। कोई उम्मीदवार फॉर्म में गलती से कुछ कॉलम खाली छोड़ दे, वो शायद नजरअंदाज कर दें, कह दें चलो ठीक है। पर दूसरे आरओ रमेश हैं, वो जरा सख्त हैं। वो उसी गलती पर कह सकते हैं कि नहीं जी, ये तो गंभीर चूक है, नामांकन रद्द। मतलब एक ही गलती, दो अलग अलग आरओ और दो अलग नतीजे। अरे, तो ये तो फिर नियमों पर आधारित यानी रूल बेस्ड सिस्टम कहा रहा। ये तो अफसर पर आधारित रूलर बेस्ड सिस्टम बन गया। बिल्कुल यही बात है। ये तो चिंता की बात है। अच्छा, अगर किसी उम्मीदवार को लगे कि भाई मेरा नामांकन गलत तरीके से रद्द हुआ है, अन्याय हुआ है, तो क्या वो फौरन अदालत जा सकता है? नहीं, यही एक और कह सकते हैं बाधा है। हमारे संविधान का आर्टिकल 329B वो ये कहता है कि चुनाव प्रक्रिया एक बार शुरू हो जाए तो अदालतें बीच में दखल नहीं दे सकती। अच्छा, सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते? नहीं, उस स्टेज पर नहीं। हाँ, चुनाव जब खत्म हो जाता है, उसके बाद चुनाव याचिका यानी इलेक्शन पिटीशन दायर की जा सकती है। लेकिन तब तक तो चुनाव हो चुका, नतीजा आ गया, उम्मीदवार का चुनाव लड़ने का मौका तो गया। हाँ, मतलब न्याय मिलने में देर हो सकती है और तब तक तो असल नुकसान हो चुका होता है। हाल के चुनावों में इसकी कुछ उदाहरण देखने को मिले हैं क्या? हाँ, कई मामले सामने आए हैं। जैसे सूरत वाला मामला काफी चर्चा में रहा। हाँ, सुना था। वहाँ कांग्रेस उम्मीदवार के जो प्रस्तावक थे, उन्होंने अचानक से अपने हस्ताक्षर पहचानने से इनकार कर दिया। कहा गया कि शायद दबाव में। आरओ ने नामांकन रद्द कर दिया। नतीजा, बीजेपी उम्मीदवार बिना लड़े ही जीत गए। अरे बाप रे। एक और मामला बीरभूम का है, पश्चिम बंगाल में। वहाँ एक पूर्व आईपीएस अधिकारी थे, देवाशीष धार। वो भी चुनाव लड़ना चाहते थे, पर समय पर अलग अलग सरकारी विभागों से नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं जुटा पाए। अच्छा, वो एनओसी जिसे कहते हैं। हाँ, वही। तो उनका भी नामांकन रद्द हो गया। ये दिखाता है कि कैसे ये प्रक्रियात्मक जरूरतें, जो शायद पारदर्शिता के लिए बनी थी, कभी कभी रुकावट बन जाती हैं या उनका दुरुपयोग भी हो सकता है। यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, शायद रिसर्जेंस इंडिया बनाम इलेक्शन कमीशन 2013। उसमें एक बड़ा अजीब सा विरोधाभास सामने आया था, है ना? हाँ, वो केस बहुत महत्वपूर्ण है और उसका विरोधाभास वाकई चौंकाने वाला है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई उम्मीदवार अपने एफिडेविट में जानबूझकर गलत जानकारी देता है, मान लीजिए अपनी संपत्ति छुपाता है या कोई आपराधिक रिकॉर्ड छुपा लेता है, हाँ, तो उसका नामांकन रद्द नहीं होगा। क्या?
जानबूझकर गलत जानकारी देने पर भी? हाँ, कोर्ट ने कहा कि चुनाव के बाद उस पर झूठा हलफनामा देने का केस चल सकता है, सजा हो सकती है, पर वो चुनाव लड़ पाएगा। अच्छा, और दूसरी तरफ अगर कोई उम्मीदवार अनजाने में मतलब गलती से कोई कॉलम खाली छोड़ देता है या कोई मामूली सी तकनीकी भूल कर देता है तो उसका नामांकन तुरंत रद्द हो सकता है, सब्सटेंशियल डिफेक्ट मानकर। ये तो सचमुच बहुत अजीब है। मतलब हमारा सिस्टम अनजाने में हुई भूल करने वाले को ज्यादा सख्ती से देख रहा है, उसे चुनाव से बाहर कर रहा है, जबकि जो जानबूझकर गलत जानकारी दे रहा है उसे चुनाव लड़ने दे रहा है। ये कैसा न्याय है? बिल्कुल यही सवाल उठता है। और इसके अलावा भी कुछ और प्रक्रियात्मक फंदे या ट्रैप्स हैं जिनका जिक्र किया गया है। जैसे एक है ओथ ट्रैप। नामांकन भरने और उसकी जांच यानी स्क्रूटनी के बीच उम्मीदवार को संविधान की शपथ लेनी होती है। अगर इसमें देरी हो जाए या गलती से गलत अधिकारी के सामने शपथ ले ली तो रिजेक्शन हो सकता है। आज के डिजिटल युग में भी यूपीआई, आरटीजीएस जैसे विकल्प नहीं चलते। अरे ये तो अजीब है। फिर नोटराइजेशन ट्रैप। फॉर्म 26 जो एफिडेविट होता है उस पर नोटरी की मोहर अनिवार्य है, अगर वो नहीं है तो भी रिजेक्शन संभव है। अच्छा। और चौथा है सर्टिफिकेट ट्रैप, जिसकी बात हमने की भी। अलग अलग विभागों से नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना, नगर निगम, बिजली बोर्ड, अगर सरकारी नौकरी में थे तो वहां से, इलेक्शन कमीशन से। इसमें अक्सर नौकरशाही, देरी, रेड टेप का सामना करना पड़ता है। हाँ, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाना आसान नहीं होता। सही बात है। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो शायद सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए बनी थी, वो अब जटिलता और कह सकते हैं हेरफेर या मैनिपुलेशन के चोक पॉइंट्स बन गई हैं। तो इसका हल क्या है? कैसे इस प्रक्रिया को ज्यादा निष्पक्ष, ज्यादा मददगार बनाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहली और जरूरी चीज है मानसिकता में बदलाव। रिटर्निंग ऑफिसर का काम उम्मीदवारों को छांटना, उन्हें फिल्टर करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी मदद करना, उन्हें फैसिलिटेट करना होना चाहिए। सहायता करना। हाँ, सहायता करना। कई देशों में ऐसा होता भी है, जैसे यूके में आरओ फॉर्म भरने में गलतियां सुधारने में मदद करते हैं। कनाडा में उम्मीदवार को गलती ठीक करने के लिए 48 घंटे का समय मिलता है। जर्मनी में तो बाकायदा लिखित नोटिस दिया जाता है। अपील के कई स्तर हैं। अच्छा। वहाँ चुनाव अधिकारी एक तरह से मददगार की भूमिका में होते हैं। भारत में भी तो आरओ नामांकन के वक्त एक चेकलिस्ट देखते हैं, कुछ मदद करते होंगे। हाँ, एक चेकलिस्ट होती है, पर उसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं है। मतलब आरओ उस वक्त कह सकता है कि सब ठीक है, लेकिन अगले दिन स्क्रूटनी में वो फिर भी कोई कमी निकाल कर फॉर्म रद्द कर सकता है। वो चेकलिस्ट बस एक औपचारिकता जैसी है। ओह, तो उस पे भरोसा नहीं कर सकते? नहीं, इसलिए कुछ ठोस सुधारों की जरूरत है। 4 मुख्य सुधार सुझाए गए हैं। क्या है वो? पहला, इसे कर्तव्य आधारित प्रणाली बनाएं। मतलब आरओ की ये ड्यूटी हो कि अगर कोई कमी है तो वो उम्मीदवार को लिखित में नोटिस दे और उसे सुधारने के लिए कम से कम 48 घंटे का वक्त मिले। ये तो बहुत जरूरी लगता है। हाँ। दूसरा, गलतियों को बांटा जाए, उनका वर्गीकरण हो। जैसे तकनीकी गलतियां, साइन छूट गया, कोई कॉलम खाली रह गया, इन पर रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। फिर वेरिफिकेशन वाली गलतियां जिनकी जांच की जरूरत है। और तीसरी, संवैधानिक या कानूनी रोक, जैसे कोई सजायाफ्ता है या उम्र कम है। सिर्फ ऐसे मामलों में ही तत्काल रिजेक्शन हो। ठीक है, मतलब हर गलती एक जैसी नहीं। बिल्कुल। तीसरा सुधार है तर्कपूर्ण रिजेक्शन ऑर्डर। अगर आरओ नामांकन रद्द करता है तो उसे लिखित में विस्तार से कारण बताना होगा। कमी क्या है, उसका सबूत क्या है, और ये कमी गंभीर यानी सब्सटैंशियल क्यों मानी गई। हवा में बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, पारदर्शिता जरूरी है। और चौथा है डिजिटल समाधानों को अपनाना। एक इंटीग्रेटेड ऑनलाइन पोर्टल हो जो सीधा इलेक्टोरल रोल से जुड़ा हो, फॉर्म भरने में ऑटो वैलिडेशन हो, शपथ लेने, पेमेंट करने के लिए डिजिटल विकल्प हो, और एक रियल टाइम पब्लिक डैशबोर्ड हो जिस पर नामांकन की स्थिति, रिजेक्शन के कारण सब कुछ पारदर्शी तरीके से दिखे। ये तो काफी व्यवहारिक सुझाव लगते हैं। हाँ, इनसे प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और कम मनमानी वाली बन सकती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि नामांकन प्रक्रिया लोकतंत्र का, कह लीजिए, प्रवेश द्वार है। अगर ये दरवाजा ही इतना जटिल, अस्पष्ट और ऐसा हो कि कोई भी उसे अपनी मर्जी से बंद कर दे, तो न सिर्फ उम्मीदवार का चुनाव लड़ने का अधिकार मारा जाता है, बल्कि हम सबका यानी मतदाताओं का भी अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार सीमित होता है। इसलिए इसमें सुधार बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। चलिए,
अब चुनावी प्रक्रिया की इन बारीकियों से हटकर एक ऐसे प्रतीक की बात करते हैं जो हमारी राष्ट्रीय पहचान, हमारी आत्मा से कहीं ज्यादा गहराई से जुड़ा है, वंदे मातरम। जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम को लिखे हुए 150 साल हो गए हैं। ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये हमारी आज़ादी की लड़ाई का, हमारी राष्ट्रीय चेतना का एक अभिन्न अंग रहा है। और यूपीएससी के नज़रिए से देखें तो ये जीएस पेपर 1 में आधुनिक इतिहास, कला, संस्कृति और शायद एथिक्स में भी इसकी प्रासंगिकता बनती है। हाँ, बिल्कुल। इतिहास गवाह है कि कैसे गीत और नारे आंदोलनों की जान बन जाते हैं। सोचिए सरफरोशी की तमन्ना या पगड़ी संभाल झट्टा, पर वंदे मातरम का स्थान इन सब में शायद सबसे ऊपर है। निश्चित रूप से। इसकी रचना 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। और दिलचस्प बात यह है कि ये किसी राजनीतिक उद्देश्य से या किसी रैली के लिए नहीं लिखा गया था। अच्छा। हाँ, ये तो एक सहज भक्ति भाव से एक शांत क्षण में लिखा गया था। अक्षय नवमी का दिन था, जगत धात्री पूजा का अवसर था। ये भारत माता के प्रति एक स्तुति थी, एक प्रार्थना थी। वाह। 7 साल बाद 1882 में उन्होंने इसे अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। हाँ, आनंद मठ उपन्यास, उसका भी अपना एक बड़ा ऐतिहासिक महत्व है ना? बहुत ज्यादा। आनंद मठ असल में 18वीं सदी के अंत में हुए सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे सन्यासी अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए अंग्रेजों और उनके पिट्ठू नवाबों से लड़ते हैं। और वंदे मातरम इस उपन्यास में उन सन्यासियों का रणगीत बन गया, उनका प्रेरणा स्रोत, उनका मंत्र बन गया। बंकिम चंद्र ने खुद भी ये भविष्यवाणी की थी कि उनकी बाकी रचनाएं शायद समय के साथ धुंधली पड़ जाएं, पर ये गीत अमर रहेगा। और देखिए, वो बात सच साबित हुई। बिल्कुल सच साबित हुई। अच्छा, यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। अक्सर ये कहा जाता है कि वंदे मातरम कल्चरल नेशनलिज्म यानी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। इसे थोड़ा और समझाएंगे कि इसका मतलब क्या है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, राष्ट्रवाद को मोटे तौर पर 2 तरह से समझा जा सकता है। एक है पॉलिटिकल यानी राजनीतिक राष्ट्रवाद, और दूसरा है कल्चरल यानी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ठीक है। पॉलिटिकल राष्ट्रवाद ज्यादातर सरकार, सीमा, संविधान, कानून, इन औपचारिक चीजों पर आधारित होता है। ये थोड़ा स्टेट ड्रिवन होता है, जैसा पश्चिम में ज्यादा विकसित हुआ। जबकि कल्चरल राष्ट्रवाद की नींव होती है साझा संस्कृति, साझा इतिहास, साझा यादें, त्योहार, लोकगीत, परंपराएं, बलिदान की गाथाएं। ये लोगों के दिलों से ज्यादा जुड़ा होता है। अच्छा। वंदे मातरम इसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक अद्भुत, शायद पहला स्पष्ट उदाहरण है। इसमें बंकिम चंद्र ने भारत को सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र, एक जमीन का टुकड़ा नहीं माना। उन्होंने उसे मां के रूप में देखा, एक देवी के रूप में पूजा। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। और ये जो माँ की अवधारणा है, ये कोई नई नहीं थी। हमारी अपनी संस्कृति में इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। बिल्कुल। हजारों साल पुरानी अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त है। उसमें कहा गया है, माता भूमि पुत्रों अहम पृथिव्या। ये धरती मेरी माँ है और मैं उसका पुत्र हूँ। हमारी संस्कृति में देवी की उपासना, शक्ति की उपासना का बहुत महत्व है। देवी महात्म्य इसका प्रमाण है। हाँ, बंकिम ने उसी सनातन भावना को राष्ट्र के साथ एकाकार कर दिया। भारत भूमि उनके लिए सिर्फ मिट्टी नहीं रही, वो एक जीती जागती देवी बन गई, एक पवित्र भूमि, एक तीर्थ बन गई। ये पश्चिम की नेशन स्टेट की अवधारणा से बिल्कुल अलग एक बहुत गहरा स्वदेशी विचार था। वाह। शायद इसीलिए श्री अरबिंदो ने बंकिम चंद्र को सिर्फ लेखक नहीं, ऋषि कहा, और आनंद मठ को उपन्यास नहीं, एक मंत्र कहा, जिसने सोए हुए राष्ट्र को जगाने का काम किया। और ये गीत सिर्फ उपन्यास के पन्नों तक ही सीमित नहीं रहा, इसने तो आजादी की पूरी लड़ाई में जैसे जान फूंक दी। हाँ, इसका जो सफर रहा है वो अद्भुत है। 1896 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे पहली बार सार्वजनिक रूप से गाया और इसे अपनी धुन दी। अच्छा, टैगोर ने धुन दी थी। हाँ, फिर 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ और स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, तब तो वंदे मातरम जैसे पूरे आंदोलन का मुख्य नारा ही बन गया। बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द सब सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए निकलते थे। लोग वंदे मातरम लिखी साड़ियां पहनने लगे, एक दूसरे का अभिवादन वंदे मातरम कहकर करने लगे। माहौल ऐसा बन गया था कि अंग्रेज सरकार बुरी तरह घबरा गई और उन्होंने इस पर बैन लगा दिया। बैन लगा दिया? हाँ, पब्लिक में गाने पर बैन। लेकिन बैन से ये दबा नहीं, बल्कि और तेजी से फैला। 1906 में बारिसाल, जो अब बांग्लादेश में है, में एक घटना हुई।
बैन के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने उन पर बेरहमी से लाठियां बरसाईं। लोग लहूलुहान हो गए, गिर पड़े, पर गिरते गिरते भी वो वंदे मातरम ही चिल्ला रहे थे। रोंगटे खड़ी हो जाते हैं ये सुनकर। और क्रांतिकारियों के लिए भी ये सिर्फ एक नारा नहीं था, शायद उससे कहीं बढ़कर था। निश्चित रूप से ये उनके लिए मातृभूमि पर मर मिटने का संकल्प था। खुदीराम बोस जब फांसी के तख्ते पर चढ़े तो उनके लबों पर वंदे मातरम था। अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और उनके साथी सभी के लिए ये गीत प्रेरणा का स्रोत था। हाँ। दक्षिण भारत में भी इसका उतना ही प्रभाव था। तमिलनाडु के तिरुपुर कुमारन की कहानी कौन भूल सकता है। पुलिस उन्हें लाठियों से पीट रही थी, वो बुरी तरह घायल थे, पर मरते दम तक उन्होंने तिरंगा झंडा नहीं छोड़ा और वंदे मातरम गाते रहे। इसीलिए उन्हें कोडी काथा कुमारन यानी झंडे की रक्षा करने वाला कुमारन कहा जाता है। महान कवि सुब्रमण्यम भारती ने इसका तमिल में अनुवाद भी किया। अद्भुत। और ये सिलसिला आजादी के करीब तक चला। 1946 में जो रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह हुआ था, जिसे आरायन म्यूटिनी कहते हैं, उसमें भी भारतीय नाविकों ने ब्रिटिश झंडा उतारकर तिरंगा फहराया और वंदे मातरम और जय हिंद के नारे लगाए। उस विद्रोह ने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी थी। तो ये गीत हमारी रगों में बसा हुआ है। आज के संदर्भ में अगर देखें, जब हम 2047 तक विकसित भारत बनाने का एक बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, तो वंदे मातरम की क्या प्रासंगिकता है? देखिए, किसी भी देश का विकास सिर्फ सड़कों, पुलों या इमारतों से नहीं होता। वो जरूरी है, पर काफी नहीं। असली विकास के लिए एक सिविलाइजेशनल सेल्फ बिलीफ की जरूरत होती है। मतलब अपनी सभ्यता पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी क्षमताओं पर गहरा आत्मविश्वास, ये यकीन कि हम महान थे, हम महान हैं और हम बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। हाँ, वो आत्मविश्वास जरूरी है। वंदे मातरम हमें वही आत्मविश्वास देता है। वो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। वो हमें भारतीयता का एहसास कराता है कि हम अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को किसी पश्चिमी या औपनिवेशिक चश्मे से न देखें, बल्कि अपने स्वदेशी दृष्टिकोण से देखें, उसे समझें और उस पर गर्व करें। ये गीत उसी स्वाभिमान का प्रतीक है। तो ये सिर्फ एक गीत नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा एक भावना है, एक पहचान है, एक चेतना है। हाँ बिल्कुल, वंदे मातरम महज एक गीत नहीं है, ये आजादी का तराना है, ये गुलामी के खिलाफ विद्रोह का पहला स्वर है, ये कभी न झुकने वाले जज्बे का प्रतीक है, और ये भारत के सांस्कृतिक और राष्ट्रीय जागरण का, उसकी अस्मिता का पहला स्पष्ट उद्घोष है। तो आज हमने दो बहुत ही जरूरी और अलग अलग तरह के मुद्दों पर बात की। पहला, चुनावी नामांकन की प्रक्रिया, जो थोड़ी तकनीकी है पर लोकतंत्र की बुनियाद से जुड़ी है। हमने देखा कि उसमें पारदर्शिता, निष्पक्षता और सहायता की भावना लाने की कितनी जरूरत है, ताकि लोकतंत्र सही मायनों में समावेशी बन सके। जी। और दूसरा, वंदे मातरम का गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। ये सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि हमारी राष्ट्रीय चेतना, हमारी अस्मिता और हमारे आत्मविश्वास का प्रतीक है, जिसने पीढ़ियों को प्रेरित किया है। सही कहा। तो ये सब हमारे लिए क्या मायने रखता है? आज की ये चर्चा हमें दो स्तरों पर सोचने को मजबूर करती है, मुझे लगता है। एक तरफ है चुनावी प्रक्रिया जैसे नियम, कायदे, कानून, जो ये तय करते हैं कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था कितनी सुलभ, कितनी पारदर्शी और कितनी न्यायपूर्ण है। ये हमारी भागीदारी को आसान बनाती हैं या मुश्किल करती हैं। और दूसरी तरफ है वंदे मातरम जैसे गहरे सांस्कृतिक प्रतीक, गीत, कहानियां, यादें, जो हमारी सामूहिक भावना को, हमारी पहचान को, हमारे राष्ट्र की आत्मा को गढ़ते हैं। एक मजबूत, एक जीवंत और आत्मविश्वास से भरे राष्ट्र के निर्माण के लिए इन दोनों का संतुलन कितना जरूरी है। यानी ऐसी प्रक्रियाएं जो सबको बराबरी का मौका दें और ऐसी गहरी सांस्कृतिक जड़ें हमें एक साथ बांधे रखें, हमें प्रेरित करें। ये संतुलन कैसे साधा जाए, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको शायद लगातार सोचते रहना चाहिए।